बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटीटेस्ट। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में मौजूद है और हम इस पर सेरासिल बहस करेंगे। मुख्तलिफ वीडियोस इसकी रिकॉर्ड की जाएंगी इंशाअल्लाह और आखिरी वीडियो में हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे इसमें से पॉसिबल एमसीक्यूज। ठीक है, चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की जानिब। तो बेटा, हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का ताल्लुक ऑब्वियसली रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के साथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। चैप्टर के इस हिस्से में हम इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे और चैप्टर के बकिया हिस्से में हम फिर सिर्फ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, चूंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे। तो व्हाट आर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस? इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल डायरेक्टेड एरो। सिर्फ एक ही एरो इस्तेमाल किया जाता है और उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड की तरफ रखी जाती है कि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं अंडर डेफिनेट कंडीशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो मामला वहां पर बिल्कुल अजीब सा होता है। द फॉर्म्ड प्रोडक्ट रीजनरेट द ओरिजिनल रिएक्टेंट, यानी वहां जो प्रोडक्ट बन गए हैं रिएक्टेंट को कंबाइन करने के बाद उसी रिएक्शन चैम्बर के अंदर, उसी कंटेनर के अंदर वही प्रोडक्ट उन्हीं कंडीशंस पर फिर से ओरिजिनल रिएक्टेंट्स को जनरेट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? तो दीज आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। और आप जरा रिप्रेजेंटेशन का कंपैरिजन चेक करें कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को डबल एरो से शो किया गया, डबल हेडेड एरो से नहीं, डबल एरो से शो किया गया। एक एरो फॉरवर्ड की तरफ है और दूसरा रिवर्स की तरफ है। तो यहां पर ये बात याद रखनी है बच्चों आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट। अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन is not a single chemical reaction. It is a dual reaction that are taking place in the same container under the same condition simultaneously. Forward reaction नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बना रहा है, जबकि उसी कंटेनर में अमोनिया से दोबारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, दोज आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। पॉइंट नंबर 2 गोज टू कंप्लीशन। बेटा, जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होते हैं ये आमतौर पर कंप्लीशन हो जाते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% कंप्लीशन हो गई है, उसके लिए तो जाहिर बात है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और पैरामीटर्स चाहिए, फिर ही 100% कंप्लीशन होगी। पर वी कैन मैनेज अप टू 99%, 99.9%, यानी उसके लिए कोई खास तगोदो नहीं करनी पड़ती। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, इनको इलेक्ट्रिक स्पार्क में अगर आप एक कंटेनर में डालें और वहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करें तो वाटर वेपर्स खुद ब खुद बनने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए जैसे जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आती जाएगी वाटर वेपर्स बनते चले जाएंगे और रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक हो गया? नेवर गोज टू कंप्लीशन। उसकी रीजन इसके नीचे वाले पॉइंट में नजर आएगी कि यहां लिखा हुआ है इरिवर्सिबल में नो रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। यानी जब आपने डिक्लेयर कर दिया कि कुकिंग इज ओवर, तो अब आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि बिरयानी में कच्चे चावल भी पड़े हैं। आपने ये कह दिया कि कुकिंग इज ओवर, तो इट मींस गोश्त गल चुका है, चावल तैयार हो चुके हैं, सारे रिएक्टेंट खत्म हो गए हैं और अब सिर्फ वहां पर क्या मौजूद है? प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन यहां पर देखें रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर देयर इन द रिएक्शन चैम्बर ऑलवेज। यानी रिएक्शन चैम्बर में आप 5 मिनट बाद चेक करें, 15 मिनट बाद चेक करें, आधे घंटे बाद चेक करें, 1 घंटे बाद चेक करें, 1 दिन बाद चेक करें, जब भी आप चेक करेंगे रिएक्शन चैम्बर में आपको रिएक्टेंट्स भी नजर आएंगे एंड प्रोडक्ट्स भी नजर आएंगे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों एक साथ एक ही कंटेनर में हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। नीचे जो ग्राफ ड्रा किया गया है वो इस सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह से एलेबरेट कर देता है। टाइम और कंसंट्रेशन में ग्राफ ड्रा किया जाएगा। वो लाइन जो वाई एक्सिस के टॉप से स्टार्ट होकर एक्सेस की तरफ डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है।
क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जानते हैं कि रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं और रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है। सिमिलरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमा तक जा रही है। तो अब आप देखें कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस के ग्राफ्स को आप कंपेयर करें तो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि रिएक्टेंट का ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन को टच कर गया टाइम एक्सिस को, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन मैक्सिमम कंसंट्रेशन को टच कर गया है। यानी इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, व्हाइल अगर आप रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा एक डेफिनेट टाइम के बाद ये रिएक्टेंट वाली लाइन और इसके बाद प्रोडक्ट वाली लाइन, आप इन दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ना सिर्फ वो एक दूसरे से पैरेलल है बल्कि अब टाइम एक्सिस से भी पैरेलल है। सर इसका क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल सीधा है कि दिस टाइम इज डिक्लेयर्ड एज टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम क्या होता है वो भी आता है थोड़ी देर में, लेकिन इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद कभी तब्दील नहीं होती, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है फिर कभी तब्दील नहीं होती। ठीक हो गया? ये दो अलग-अलग सेंटेंसेस हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एंड नेवर चेंजेस, जब तक कि आप कोई और सूरत हाल पैदा ना करें, यानी कोई कंडीशन चेंज ना करें तब। अब आ देखें, यहां पर भी वही कंसंट्रेशन है, इस जगह पर भी वही कंसंट्रेशन, इस जगह पर वही कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन चलती चली जा रही है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। तो इस पॉइंट को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं और ये केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ किस में आता है? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में अकर होता है। तो अब आते हैं बच्चों हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर। तो देखें आपके सामने केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन इससे पहले कि हम स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़े, एक छोटी सी सप्लीमेंट्री बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि केमिस्ट्री में जितने भी इक्विलिब्रिया डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो या किसी और किस्म का इक्विलिब्रियम जो कभी आप जिंदगी में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के हवाले से बात कर रहा हूं, ऑल आर डायनामिक इन नेचर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, लो जी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में मैंने एक जनरल रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आपके लिए मेंशन किया है जिसमें A मोल्स ऑफ द A B मोल्स ऑफ द B से रिएक्ट करते हुए C मोल्स ऑफ द C एंड D मोल्स ऑफ द D प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये अमोनिया की एग्जांपल भी कोट की जा सकती थी, लेकिन चूंकि फिर अमोनिया स्पेसिफिक हो जाती है इसलिए जनरल एग्जांपल कोट की गई। ये बेटा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो ब्लू कलर में बड़ा सा लिखा है ना आपके सामने, रेट ऑफ फॉरवर्ड केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स केमिकल रिएक्शन। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और यही सिर्फ वाहिद कंडीशन है। याद रखिएगा कि जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना हो तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसके अलावा बाकी सारी कंडीशंस बिल्कुल फर्क है, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में आपको बताया कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दर हकीकत एक रिएक्शन ही नहीं है, ये तो दर हकीकत में तो दो केमिकल रिएक्शन है जो साइमल्टेनियसली एक ही कंटेनर में हो रहे हैं। इसलिए तो यहाँ लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन अलग है और रिवर्स रिएक्शन अलग है, लेकिन जिस टाइम पर, जिस स्टेज पर, जिन कंडीशंस पर ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, उस कंडीशन को कहा जाएगा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी फाइंड आउट करने के लिए, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन से गुजरना पड़ता है। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, लॉ ऑफ मास एक्शन का ताल्लुक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से भी है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से भी है, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन से भी है, कैटालाइज रिएक्शन से भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, हर किस्म के केमिकल रिएक्शन से और केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन का उससे ताल्लुक निकल आता है। ये गुलबर्ग एंड वैग ने डेवलप किया था इन 1864 आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स, उनका जिक्र नहीं है इस लेबाई में। तो ये कहता क्या है? वो कहता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और नीचे रिवर्स भी हो सकता है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्टेट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। सर फॉरवर्ड लिखा हुआ आपने पुकारा क्यों नहीं? फिलहाल मैं लॉ ऑफ मास एक्शन समझा रहा हूं, इसलिए मैंने फॉरवर्ड को स्किप कर दिया।
rate of a reaction is directly proportional to product of active masses of the reacting substances. ये जो बच्चों स्मॉल a थोड़ा सा बड़ा करके लिखा गया है, इसका मतलब है एक्टिव मास. एक्टिव मास का मतलब होता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आउट ऑफ टोटल कंसंट्रेशन दैट एक्चुअली टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. यानी पूरे कंसंट्रेशन में से जितना हिस्सा केमिकली रिएक्ट कर रहा है उसको इफेक्टिव कंसंट्रेशन का नाम यानी एक्टिव मास का नाम दिया जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहां पर बेटा इस चैप्टर में ना दो अल्फाज हैं जो बार बार बोले जाएंगे, उन्हें भी बिल्कुल लहदा करें. एक लफ्ज है प्रोडक्ट और एक लफ्ज है प्रोडक्ट्स. ठीक है. ऐसा लग रहा है सर आप सिंगुलर प्लूरल पढ़ा रहे हैं. नहीं बच्चों, प्रोडक्ट का यहां पर मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन. मैथमेटिक्स में जिसको हम हासिल ज़रब कहते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, वो होगा प्रोडक्ट. जब बोलूंगा या प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे किताब में से या सुनेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट्स का मतलब होगा ये जो रिएक्टेंट के रिएक्शन के राइट हैंड साइड पर जो कुछ लिखा नजर आ रहा है ये प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. तो इनको प्रोडक्ट्स बोला जाएगा. अच्छा, तो वापस आते हैं. अब चूंकि ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों तरफ अप्लाई होगा. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई होगा और रिवर्स के लिए भी अप्लाई होगा. फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है या जब आप गैसियस केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं तो फिर एक्टिव मास सारी की सारी मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही होती है. यानी जितनी भी मोलर कंसंट्रेशन होती है, आसान अल्फाज में जितनी भी कंसंट्रेशन होती है वो सारी की सारी एक्टिव मास ही होती है. इसलिए हमने यहां पर इस ए को स्क्वायर ब्रैकेट से चेंज कर दिया. ये जगह जगह आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है पूरी बोर्ड पर, इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब. ठीक हो गया. ओके, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to concentration of the A raised power A into concentration of B raised power B. अब जाहिर बात है ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो इसको इक्वालिटी पे भी चेंज करना है. इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाएगा. ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया आपके सामने, ये क्या कहलाएगा बेटा? रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है. सिमिलरली ये वर्ड आप जानते हैं फिजिक्स की डेरिवेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. जहां पर आप डेरिवेशन को दोहराने लगते हैं फट सिमिलरली ले देते हैं. रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि दो रिएक्शन है, एक ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, एक रिवर्स रिएक्शन, तो आपने लिखा इज इक्वल टू Kr into C raised power C D raised power D एट केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? ये होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. ठीक है. अब यहां पर मैं एक लाइन लगाना चाहता हूं आपके सामने, ये मैंने लगा दी. ठीक है जी. और एक लाइन में और लगाना चाहता हूं यहां से. ये जो बेटा मैंने आपके सामने बॉर्डर लाइन खींची है, दर हकीकत लॉ ऑफ मास एक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर खत्म हो गया. इसका कोई ताल्लुक नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन से. ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन को हम यूज कर रहे हैं कि जनाब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से फाइंड आउट किया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से फाइंड आउट किया. अब दोबारा केमिकल इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं और दोनों को इक्वलाइज कर दिया. तो जब दोनों को इक्वलाइज कर दिया, दोनों के नीचे वैल्यू लिखी Kf into A raised power A B raised power B is equal to Kr into C raised power C into D raised power D. अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर Kf एक कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड पर Kr रिवर्स केमिकल रिएक्शन का कांस्टेंट है. इन दोनों कांस्टेंट को दर हकीकत हमने क्या किया? एक तरफ कर दिया. तो Kf over Kr is equal to Kc. ये Kc क्या है? ये कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है, जो कि नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है. जबकि ये जो बड़ा सा आपको लिखा नजर आ रहा है ये कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. ये जो अभी मैंने आपके सामने रेड मार्क किया है ये क्या कहलाएगा बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन. ये भी मोल्स पर डीएम क्यूब में ही लिखा जाएगा. सी का मतलब ही यहां पर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मींस यहां पर मोलर कंसंट्रेशन का जिक्र किया जा रहा है. वो कहता है इट्स यूनिट्स डिपेंड्स ऑन डेल्टा एन. ये डेल्टा एन क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा. अभी फिलहाल आप याद रखेंगे डेल्टा एन कुछ जिक्र किया जा रहा है. तो इसके नीचे देखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या सिर्फ हम इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ही ले सकते हैं? नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं. Kn कहलाता है. इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी लिखा जा सकता है.
Kp कहलाता है, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है, और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी लिया जा सकता है जिसको हम Kx कहते हैं। बहरहाल Kp, Kx और Kn तो डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो Kp और Kc का रिलेशन हमारे सिलेबस में है। तो जब हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिखेंगे, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो उसकी शक्ल इस तरह होगी। ये ब्लू कलर में लिखा गया है, प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए ये डॉट जो मैंने डाला इसको मैं प्रोडक्ट पुकार रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़ पावर C एंड D रेज़ पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A into A डिवाइडेड बाय डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़ पावर P। Kp Kc से अगर रिलेट किया जाए तो Kp इज इक्वल टू Kc into RT रेज़ पावर डेल्टा n। Kp is equal to Kc into RT रेज़ पावर डेल्टा n। इससे मतलब बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज, बड़े आसान से एमसीक्यूज बनते हैं जो हम लेटर ऑन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें बेटा, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है कि Kp Kc into RT रेज़ पावर डेल्टा n के बराबर आया कैसे, लेकिन अगर कोई ऑफ द रिकॉर्ड पूछना चाहेगा तो उनको बता दिया जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ये Kp है, Kc कंसर्न इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन है वो पर लिखा, लेकिन दोनों के मुतालिक याद रखें कि दर हकीकत ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज जस्ट अ रेशियो, एक रेशियो। रेशियो के मतलब बच्चों आपने ये बात याद रखनी है कि रेशियो की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, ना ही 0 से छोटी होगी। यानी Kp की वैल्यू या Kc की वैल्यू क्या आएगी? 0 से बड़ी, 0.1 आ सकती है, 0.10 आ सकती है, 10 रेज़ पावर 30 आ सकती है, 1 आ सकती है, 9, 9.4, 4, 4.6, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन ना 0 आएगी ना ही 0 से कम। यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ द Kp और द Kc नेवर एग्जिस्ट। अब देखें, तीन सिचुएशन आसान सी आपके सामने पेश की गई। अगर Kc की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है Kf Kr के बराबर है। इसका मतलब क्या है? Kf Kr के बराबर है, यानी रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट कांस्टेंट ही बराबर हो गया, Kf और Kr दोनों बराबर हो गए। और एट इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही रेयर होता है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स becomes equal to concentration of the reactants। अगर concentration of the reactant और प्रोडक्ट की आपस में इक्वल है इक्विलिब्रियम पर, तो समझ जाएं Kc is equal to 1 है। इसके अलावा कभी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर नहीं हो सकता। ओके सर, अगर Kc बड़ा हो तो क्या होगा? देखिए, अगर Kc बड़ा है तो एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम आ चुका है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, ठीक है। और आखिर में लिखा हुआ है Kc अगर 1 से कम है, ठीक है, 1 बड़ा है, 1 से कम कितना होगा जी? 0.1, 0.001, 10 पावर -31, 10 पावर -15, 10 पावर -4, 0.0016 वगैरह वगैरह। ये सारी वैल्यूज 1 से स्मॉलर है लेकिन 0 से बड़ी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से कम होगी एट इक्विलिब्रियम। ठीक हो बेटा, ये था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इब्तदाई लेक्चर। आपको केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसेप्ट डेवलप हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह अजीज हम जिक्र करेंगे Kp और Kc के रिलेशन की डिटेल का और Kc की वैल्यूज की इंटरप्रिटेशन का, और फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।